हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अनअकैडमी नीट के चैनल पर। आज क्या होने वाला है? आज बेटा इसी तरह का एक वीडियो एक और बनने वाला है ग्रेविटेशन के ऊपर। तो भैया ये वाला वीडियो क्या है? ये वाला वीडियो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का वीडियो है, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर तो कंप्लीट करा, सारे फॉर्मूले भी कंप्लीट करे, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे और पीवाईक्यू के साथ सिर्फ 17 मिनट के अंदर गाइस। तो इसी की तरह एक और सेशन आज हम करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है ग्रेविटेशन। चलिए ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। इतनी सारी चीजें ग्रेविटेशन के अंदर कवर करेंगे। कवर करने के पहले ग्रेविटेशन शुरू करेंगे बेटा सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट जिसका नाम होने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अटैक करते हैं, फोर्स होता है gm1m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर वेक्टर फॉर्म भी होता है। जब यहां पर एक मास होता है दूसरा मास होता है तो बेटा एक मास से दूसरे मास तक का पोजीशन r होता है। तो ये वाला मास m1 जो है दूसरे मास m2 को इस तरह से अट्रैक्ट करता है, तो r के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है। r के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो फोर्स को लिखा जाएगा माइनस, क्यों? क्योंकि r के अपोजिट डायरेक्शन में है। लिखा जाएगा gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r कैप। सभी प्राणी क्लियर? इसके बाद बेटा अगर यही फोर्स को लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में तो gm1m2 अपॉन r क्यूब और r वेक्टर। अब यहां r क्यूब r वेक्टर क्यों आ गया माइनस साइन के साथ? यहां पर इट डज डिपेंड ऑन मीडियम? नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। बेटा फोर्स इन नेचर, ये कैसा फोर्स है? ये कैसा फोर्स है? ये कैसा फोर्स है बेटा? इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये दुनिया का कैसा फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव? बेटा कंजर्वेटिव होता है, मतलब क्लोज पाथ पे वर्क डन जीरो होता है। मतलब अगर इसे किसी भी पाथ पर लेके जाएं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ऐसे ऐसे लेके गए, ऐसे ऐसे लेके गए, ऐसे ऐसे लेके गए, हर पॉइंट पे वर्क डन क्या होगा? सेम होने वाला है। सभी प्राणी को क्लियर है? आपके सामने सवाल पूछ लिया नीट 2022 का कि भैया तीन पाथ पर लेकर गए हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, तीनों पाथ पे वर्क डन क्या होगा भैया? क्योंकि यहां पर कैसा फोर्स दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है और कोई सा भी फोर्स यहां पर नहीं है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तीनों पाथ पे वर्क डन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अगला पॉइंट हमसे पूछा गया, दो एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन अ फ्री स्पेस, ग्रेविटेशनल स्पेस के अंदर है, आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद द स्पेसशिप। तो बेटा ग्रेविटेशनल फ्री रीजन में दो एस्ट्रोनॉट घूम रहे हैं। क्या है दोनों एस्ट्रोनॉट दो मास की तरह होंगे, m1 और m2? हाँ। तो दो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आधारित है, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, दूर मूव करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, क्या करेंगे गाइस? तो दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। गाइस गेटिंग इट? चलिए अगला, यहां पर हमसे पूछ लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती तो होती क्या है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट, एक मास की वजह से एक पॉइंट पर हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। कितनी होती है? तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी चीज को I से डिनोट किया जाता है। अगर वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो बेटा I इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर और यहां पर माइनस r कैप लिखेंगे। अगर हम यहीं पर होलोस्फीयर के अंदर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो यहां पर हो जाएगी बेटा, जरा ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? gm अपॉन r स्क्वायर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एक पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm अपॉन r स्क्वायर। यहां पर भी होलोस्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm अपॉन r स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के बाहर इसका मास m है, इसका मास m है, इसके बाहर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm अपॉन r स्क्वायर। सेम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तीन जगह पर आ रही है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी भैया? जीरो आएगी। इसके अंदर कितनी आएगी इस पॉइंट पर? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी gm अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड विद r। तीनों को सभी चीज समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला तो तीन जगह आ गया, एक ही फॉर्मूला तीन जगह आ गया, यहां पर जीरो हो गई, सिर्फ एक नया फॉर्मूला सीखा gm बाय r, gm r क्यूब बाय r। अगर हम इसी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रॉ करें होलो वाले के लिए तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, और सॉलिड वाले के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। गॉट इट एवरीवन? यहीं पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है एक पॉइंट मास की वजह से? ये होता है gm बाय r, और यहां पर जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है, gm बाय r आ जाता है। कैसा साइन आता है? नेगेटिव साइन आता है। यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी gm बाय r आ जाएगा नेगेटिव में। बहुत बढ़िया, इस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm बाय r आ जाएगा। तो यही तीन फॉर्मूला तीन बार रिपीट हो गया। अंदर कितना होगा? होलोस्फीयर के अंदर भी कैपिटल gm बाय कैपिटल r हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा एक फॉर्मूला एक दो तीन बार यहां पर कैपिटल R के बराबर। ठीक है, अंदर यहां कितना होगा? तो यहां फॉर्मूला फिर से आएगा नेगेटिव ही, लेकिन gm अपॉन 2r3 3r2 minus r square, 2r3 3r2 minus r square। गॉट इट एवरीवन? यहां पर देखिए फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला इसका मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहा हूं गाइस। तो मैग्नीट्यूड का ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से, और उल्टा यहां पर जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ ऐसे और ऐसे। दिस इज पैराबोला, दिस इज हाइपरबोला, दिस इज प्लेन स्ट्रेट लाइन, दिस इज हाइपरबोला। ग्राफ यू शुड रिमेंबर एवरीवन। अगला सवाल यहां पर नीट 2026 में हम लोगों से पूछा गया, हमसे पूछ लिया गया
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, बेटा अर्थ सॉलिड स्फीयर होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर, वेरिएशन ऑफ जी, जी इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जी बेटा किस तरह से बिहेव करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की तरह ही बिहेव करता है। कौन सा फॉर्मूला सही दिख रहा है, कौन सा ग्राफ सही दिख रहा है, ये वाला, गॉट इट बेटा। दिस इज द ग्राफ फॉर होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ है, लेकिन दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगला यही सिमिलर तरह का सवाल हम लोगों से पूछा गया, हमसे पूछा गया भैया डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की डिपेंडेंसी आपको बतानी है किस चीज के ऊपर, अर्थ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब बेटा देखिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो ये वाला ग्राफ सही आएगा। अगर हम कैसी क्वांटिटी ले रहे हैं गाइस, वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये वाला जो ग्राफ होने वाला है, ग्राफ बिल्कुल 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 एकदम सही हम लोगों के लिए आने वाला, ठीक है। चलिए, अगर हम स्केलर क्वांटिटी लेंगे तो वो वाला होगा, लेकिन हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हुए चलने वाले हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर पूछ लिया, रिश्ता आई और बी के बीच में रिश्ता क्या होता है। तो आई और बी के बीच में रिश्ता बेटा, सबसे पहले एफ और आई का रिश्ता क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इन टू आई। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल का कुछ रिश्ता होता है, बिल्कुल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर होता है, तो पोटेंशियल में जब मास से मल्टीप्लाई करते हैं तब पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल में जब मास से मल्टीप्लाई करते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। इन दोनों के बीच का रिश्ता भी कुछ होता है क्या, हाँ बेटा, इन आई और बी के बीच का भी कुछ रिश्ता होता है। अच्छा, एफ और आई का रिश्ता पता है, एम आ जाता है। यू और वी का रिश्ता पता है, एम आ जाता है, ठीक है। लेकिन वी और आई के बीच का कोई रिश्ता होता है, हाँ, तो वी और आई के बीच का रिश्ता होता है, वी इज इक्वल टू आई डॉट डी आर पर माइनस में, आई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। सभी लोग समझ गए बेटा, ये रिश्ते हम लोगों को याद होने चाहिए, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर देखें, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इतना न्यूटन when placed particular point the magnitude of the gravitational field intensity at that point, बेटा force is equals to m into I का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हमसे पूछ लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है 3, मास हमें दे रखा है 60 अपॉन 1000 बेटा, ग्राम से हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 विल गेट कैंसल आउट, हमारे पास आ जाएगा 300 अपॉन 6 से ये चला जाएगा 5 बार 50 न्यूटन पर केजी, ये हमारी भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अगला सवाल हम लोगों के पास यही दे रखा है, यहां पर दे रखा है बेटा क्या, v का रिश्ता बताइए किसके साथ, के माइनस के और एक्स के साथ। अब हमसे यहां पूछ लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ओहो हो, तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद है, कितना होता है बेटा, dv अपॉन dx के बराबर होता है। हमने यहां पर v को लिया, हमने यहां पर v को डिफरेंशिएट किया, हमने यहां पर v को जरा घूर के देखा तो हमने देखा v इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर -1 है, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही हमने इसे डिफरेंशिएट करा dv अपॉन dx, हमें पता चला माइनस के को हम बाहर ले लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन -1 इंटू एक्स की पावर -1, क्या सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर, माइनस माइनस ये k अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें तो भैया माइनस डीवी अपॉन डीएक्स चाहिए, वहां पर जो हमने निकाला है वो डीवी अपॉन डीएक्स है, तो माइनस डीवी अपॉन डीएक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहां तो सिर्फ एक्स है, यहां तो तीनों वैल्यू दे रखी है, तो ये एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, हम सिर्फ एक्स वाले वैल्यू यहां पर डालेंगे, माइनस के अपॉन 2 का स्क्वायर गाइस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस k/4, k/4 कहीं यहां पर दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये रहा डी वाला आंसर। हम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी एंड वेट, दोनों चीजों का वेरिएशन देखने वाले हैं, जी का भी वेट और जी का भी वेरिएशन और वेट का भी वेरिएशन। यहां देखिए, एक जी नॉट की जो वैल्यू होती है उसे कैसा लिखा जाता है, जीएम अपॉन आर का स्क्वायर, है ना, है ना, है ना, है ना। इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं गाइस, 9.8 बोलते हैं। अब ये चीज को बोला क्या जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। आप सभी लोगों को पता होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, है ना, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस को एक और तरह से लिखा जाता है, डेंसिटी के टर्म में। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, कुछ भी कर रहे हो मेरी बात ध्यान से सुने। फॉर्मूला था 4/3 पाई बाई रॉजर, रॉजर दैट 4/3 पाई रॉजर, रो जी आर। सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हैं, 4/3 पाई रॉजर, ये डेंसिटी के टर्म्स में हमने इसी फॉर्मूले को लिखा है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर अर्थ सरफेस, ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर अर्थ सरफेस, 4/3 पाई रॉजर। इसके बाद बेटा वेरिएशन विद हाइट होता है क्या, बहुत बढ़िया, वेरिएशन विद हाइट को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास डब्ल्यू डैश किसके बराबर आ जाएगा, W0 के। ओके ओके, पहले अपन जी को देखते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, तो G0 कितना हो जाएगा, G0 को लिखेंगे हम 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, गॉट इट एवरीवन, 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अगर यहीं पर वेट को लिखना है तो वेट भी, वेट क्या होता है, m इंटू जी, तो इसमें क्या करेंगे, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट डैश इज इक्वल्स टू वेट कितना घटेगा या वेट कितना बढ़ेगा। एक आदमी अगर हाइट में ऊपर जा रहा है तो क्या उसका वजन उसको कम फील होगा, हाँ, लोग जिम क्यों जा रहे हैं, ऊपर जाने में वजन कम लेते हैं, हाँ, तो हाइट में जाएंगे तो बेटा वजन कम हो सकता है, बिल्कुल। यहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस h अपॉन r
का स्क्वायर। एवरी सिंगल वन ऑफ यू सुपर डुपर क्लीन सॉर्टेड। यहां पर अगला वाला डेप्थ के साथ पूछा गया, डेप्थ के साथ पूछा गया जी कितना हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। बेटा डी क्या है, डेप्थ है, डेप्थ यहां ऊपर से ली जाएगी। हाइट अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर गया, अर्थ के सरफेस से कितना नीचे आया, डेप्थ, ये डेप्थ ली गई। यहां पर वेट को क्या लिखा जाएगा 1 अप माइनस डी अपॉन आर। गॉट इट एवरीवन। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सभी फॉर्मूले याद रखने चाहिए। अगर हाइट बहुत छोटी हो गई तो जी का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा जी नॉट डैश 1 माइनस 2h बाय आर। पर ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब हाइट बहुत छोटी है, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इस तरह की, या फिर 100 किलोमीटर, ऐसी बहुत छोटी छोटी हाइट के लिए वैलिड होता है। अगला पॉइंट हमारे पास पूछ लिया था भैया, अब बॉडी वेज 72 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इसका जो W नॉट है वो आपको 72 दे रखा है। बहुत बढ़िया। यहां पर पूछ लिया द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस। वाह वाह वाह। तो हम यहां पे W डैश इज इक्वल्स टू W नॉट अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। यहां पर W नॉट की वैल्यू डालेंगे 72 जो दे रखी है, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस h कितना होगा गाइस, रेडियस का आधा अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन। 72 अपॉन 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हमारे पास यहां पर ये वाली पूरी की पूरी चीज जितनी होनी थी, W डैश कितना होना था 72 अपॉन बेटा 3/2 होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 72 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। इससे ये गया बेटा 72 से 9 से 8 4 जा 32। गॉट इट एवरीवन। कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा। यहां पर अगला सवाल हम लोगों से पूछ लिया गया, इफ अ रेडियस r is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity of the earth, then the mean density of the earth वो वाह वाह। ओके बहुत ही बढ़िया। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 4/3 पाई रॉजर 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 रॉजर। अगर हमसे मीन डेंसिटी पूछ लिया, बहुत बढ़िया, 3g अपॉन 4 पाई जी आर, 4 पाई जी आर, 4 पाई जी आर, 4 पाई जी आर, 4 पाई जी आर। गॉट इट एवरीवन। चलिए अगला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा अर्थ से, अगर अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम डेल्टा यू की बात कर रहे हैं। अर्थ से ऊपर जाते थे तो यहां से बोलते थे नीचे से ऊपर गए, mgh असली पोटेंशियल एनर्जी सच सच। तो बेटा ऐसे ही किया करते थे। लेकिन जब अगर अपन अर्थ और ग्रेविटेशन की बात करेंगे, जब हाइट बहुत बड़ी होगी, हाइट इज नॉट जस्ट छोटी सी हाइट, ये वाला कब वैलिड था, जब हाइट बहुत बहुत छोटी होती थी अर्थ के रेडियस से यहां तक की हाइट। लेकिन अब तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो बेटा जब हाइट बहुत बड़ी होगी तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी को कैसा लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो लिखेंगे वो mgh तो लिखेंगे ही, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस h बाय r अपॉन में लिखेंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही अगर हमसे पूछे वर्क डन टू रेज द मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू एट हाइट h, द रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा हमें दे रखा है h इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है। यहां से ऊपर तक ले जाने में कितना काम रखा होगा। अगर अर्थ पे ही रखा होता तो mgh कर देते। क्लियर है बेटा, अर्थ पे ही रखा होता तो mgh कर देते। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, हम लिखेंगे mgh 1 प्लस h बाय r। बहुत बढ़िया। यहां पर लिखेंगे बेटा mgr अपॉन 1 प्लस r बाय r। खच खच ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, mgr बाय 2। कौन सा आंसर सही है, वाह 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 वाह। अगला सवाल हमारे पास पूछ लिया, अगर एक बॉडी को एक बहुत ऊपर हाइट से ड्रॉप कर दिया, बहुत ड्रॉप करके नीचे आई बॉडी, तो इसका कितना होता था, वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होता था। लेकिन अगर बहुत ऊपर हाइट से ड्रॉप करा है, छोटी सी हाइट थी तो 2gh लिख देते थे, लेकिन बहुत ऊपर से ड्रॉप करा इस बार, तो बेटा इस बार तो कुछ अलग लिखना पड़ेगा। तो इस बार वेलोसिटी के अंदर यहां पर लिखेंगे 1 प्लस h बाय r। क्या समझ रहे बेटा, ये रूट पूरे पे चढ़ा हुआ है, 2gh अपॉन 1 प्लस h बाय r। यहां पे क्या लिखा था, mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो ये वाली चीज आपको याद रखते हुए चलना है। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, बेटा अगर एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है तो कितनी ऊपर तक जाएगी। तो बहुत बढ़िया, इसके लिए हमें याद रखना है इसको किस वेलोसिटी से फेंका है। ऑब्वियसली से एस्केप वेलोसिटी से कम से फेंका होगा। अगर एस्केप से फेंक देते तो बाहर चली जाती, एस्केप वेलोसिटी से कम से फेंका होगा, थोड़ी हाइट तक जाएगी फिर वापस गिर जाएगी। तो बेटा कितनी हाइट तक जाएगी और वापस गिर जाएगी, तो यही पूछा है। v का जो वेलोसिटी है वो एस्केप से कम है, तो v अपॉन v एस्केप को जो रेशो होता है इसे अल्फा बोला जाता है। अगर v एस्केप अपॉन v का रेशो आप निकालोगे तो इसे बीटा बोला जाएगा। अगर आप बेटा अल्फा के टर्म में पता करना चाहते हो तो फॉर्मूला आ जाएगा हाइट का r इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। याद रखना है ये चीज। और यहां पर अगर बेटा बीटा के टर्म में निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला आ जाएगा r अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। किसे निकाल रहे हो आप, बीटा v स्केप अपॉन v कर रहे हो या v अपॉन v स्केप कर रहे हो, दोनों में से आपको याद रखना इनका स्क्वायर के टर्म में फॉर्मूला यहां दिए गए हैं। अब यहां पर इसी चीज के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब पार्टिकल बेटा इसका मास m है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया v के इंटू v। तो बेटा v अपॉन v स्केप करा, तो ये हमारे लिए अल्फा है या बीटा है, जल्दी बताओ। ये हमारे लिए अल्फा है या बीटा है, अल्फा है या बीटा, ये वाला अल्फा है। अगर v एस्केप ऊपर होता तो बीटा हो जाता। इस अल्फा को इस भैया ने क्या बोल रखा है के। ओके, तो अल्फा वाला फॉर्मूला हमें क्या याद था, हमें याद था भैया
h इज इक्वल्स टू r इंटू अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा की जगह k डाल देंगे तो r k का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस k का स्क्वायर। सभी प्राणी को समझ में आया बेटा, आंसर इसका आ गया ए। गॉट इट एवरीवन। यहां पर पूछ लिया अगला सवाल, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? अभी तो एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे थे। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है बेटा? तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है अगर बेटा व्हेन वी गिव अ मास एस्केप वेलोसिटी, अगर जब हम एक मास को एस्केप वेलोसिटी दे देते हैं तो वो मिनिमम वेलोसिटी दे देते हैं जिसका उसका पूरा कर्जा उतर जाता है, उसकी टोटल एनर्जी टू मेक इट्स टोटल एनर्जी जीरो। ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना बेटा, एस्केप वेलोसिटी जब भी किसी को दी जाती है उसकी टोटल एनर्जी क्या कर दी जाती है? शून्य कर दी जाती है, जीरो कर दी जाती है। सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से यहां पर से एस्केप वेलोसिटी देंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जी, ध्यान से देखिएगा, 2gm अपॉन आर। इसी फॉर्मूले को अगर हम स्मॉल जी के टर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2gr। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये फॉर्मूला सिर्फ अर्थ सरफेस के लिए वैलिड है। अगर यहीं पर बेटा जी का वैल्यू हमने डेंसिटी वाला फॉर्मूला रख दिया 4/3 पाई रॉजर, तो बेटा वो वाला फॉर्मूला रख दिया तो 2 इंटू 4/3 पाई रॉजर इंटू आर। गॉट इट एवरीवन? अगर कहीं भी आर डिस्टेंस ऊपर से फेंकना है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा 2gm बाय स्मॉल आर, और कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये सारे फॉर्मूले सिर्फ अर्थ सरफेस के लिए वैलिड है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट कि अगर हमने बेटा एस्केप वेलोसिटी को, एक बॉल को फेंकना है एस्केप से, तो एस्केप से फेंकने तो क्या होता है? उड़ता 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 जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल के फोर्स के बाहर जाता है, फील्ड के बाहर ऐसे तैरने लग जाता है। पर अगर एस्केप वेलोसिटी से तेज फेंक दिया तो क्या होगा? अगर एस्केप वेलोसिटी से तेज फेंक दिया तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी हमने एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दे दी तो क्या होगा? तो हम बात करेंगे भैया, अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दी, एस्केप वेलोसिटी से हमने उसे वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कैसे दे दी? ज्यादा दे दी। जरा जल्दी से बता दो बेटा, हमने उसे वेलोसिटी कैसे दे दी? एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दे दी। मतलब भैया इसकी वेलोसिटी अपॉन एस्केप वेलोसिटी अल्फा, ये अल्फा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, तो भैया इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? अल्फा का स्क्वायर माइनस 1। v डैश इज इक्वल्स टू वी इंटू अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर माइनस 1। जी को ये कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? इसी में तो क्वेश्चन आया बेटा। यहां पर पूछा गया एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए बेटा, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस r, having a radius r and 4 times the radius of earth and same density। हो मतलब सेम भैया। यहां पर देखिए बेटा, अर्थ के सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? अंडर रूट 2। डेंसिटी के टर्म में तो फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म वाला रखेंगे, 4/3 पाई रॉजर, ओके, रो जी, कैपिटल जी है ये, कैपिटल जी आर, ओके, 4/4, यहाँ पे स्मॉल जी, यहाँ पर आर। इस तरह से हम लोगों ने लिखा। लेकिन जो दूसरा प्लेनेट है उसके ऊपर से कितनी वेलोसिटी होगी? तो उसके ऊपर से वेलोसिटी होगी, इसके लिखेंगे 2 4/3 पाई। डेंसिटी के बारे में क्या बोला? सेम मास डेंसिटी, ओके, तो डेंसिटी सेम है। बोला भैया 4 टाइम्स द रेडियस, बेटा 4 टाइम्स द अर्थ एंड सेम एज मास डेंसिटी। तो प्लेनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स, तो उसका बेटा जी तो सेम होगा, रेडियस उसकी 4 टाइम्स होगी। तो यहाँ पर जो आर आर तुम्हें दिख रहा है, ये आर आर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 4r इंटू 4r। बेटा 2 बार आर है ना, तो आर स्क्वायर है तो 4r हो जाएगा। जैसे ही हम इस पूरी की पूरी समस्या का समाधान करेंगे, रेशो लेंगे, तो ये देखिए ये सब कट जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? v अपॉन वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 इंटू 4। सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है गाइस। 4/4 आ जाएगा 1/4। एवरी सिंगल वन ऑफ यू सुपर डुपर सॉर्टेड। तो v डैश विल बी इक्वल टू 4v। हमारा आंसर बेटा यहां पर से ए वाला आ जाएगा। अब ये वाली जो चर्चा चल रही थी कि भैया v एस्केप इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 1, इसका कैसे होगा? तो ये वाला सवाल बेटा मणिपुर में एकदम ताजा ताजा आया हुआ। यहाँ पर बोला एस्केप वेलोसिटी इसकी इतनी है, इतने से फेंक दिया। मतलब बेटा एस्केप वेलोसिटी इसकी कुछ v है, हमने इसको जो फेंका है वो 2v से फेंका है, एस्केप वेलोसिटी की डबल से फेंका है। बहुत बढ़िया। तो हमारा अल्फा कितना आ गया? v अपॉन वी एस्केप। बेटा 2 आ गया, कोई परेशानी समस्या दिक्कत तो नहीं बेटा? इसका अल्फा कितना आ गया? 2 हो गया। अब हमसे पूछा कि जब इसको फेंक रहे हैं तो बाहर जाके कितनी स्पीड बचेगी? तो वो v डैश का फॉर्मूला हमने लिखा ve अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया। ve अंडर रूट अल्फा कितना भैया? अल्फा कितना आ गया? 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो भैया हमारे पास आ गया ve इंटू 4 माइनस 1, दैट इज ve इंटू रूट 3। बहुत बढ़िया। 11.2 इंटू रूट 3। सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हैं इस बात के ऊपर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारे पास पूछे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहीं भी रैंडम पॉइंट पे कितनी होती है? अंडर रूट gm बाय r। अगर अर्थ के सरफेस के जस्ट पास सैटेलाइट घूम रहा है, मतलब आपके मुंह के ऊपर से सैटेलाइट जा रहा है बेटा, जस्ट यहीं पे जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितनी होगी? gm बाय r। इसी चीज को हम अगर हम ग्रेविटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो g इंटू आर। ये फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ है बेटा, फॉर अर्थ सरफेस, समझ रहे बेटा? फॉर अर्थ सरफेस के लिए। अब यहां पर हमने क्या डाला? जी की वैल्यू 4/3 पाई रो जी आर इंटू आर। इस तरह से वैल्यू डाली है बेटा। सैटेलाइट एनर्जी के बारे में याद करेंगे बेटा। एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी माइनस जीएमएम बाय 2r। इतनी टोटल एनर्जी होती है, इतनी ही पॉजिटिव में काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसकी डबल पर नेगेटिव में बेटा ये नहीं आएगा।
2 नहीं आएगा, माइनस GMM बार, इसकी डबल और नेगेटिव में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की डबल और नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बेटा आर अगर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, घटती है। आर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अब आर बढ़ाएंगे तो टोटल एनर्जी का बेटा मैग्नीट्यूड घटेगा पर नेगेटिव में घटेगा, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ध्यान से देखो बेटा, टोटल ये यहां पर हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी आर बढ़ने के साथ घट रही है, ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आर बढ़ने के साथ बढ़ेगी, नेगेटिव में कम होगी मतलब बढ़ेगी, और यहीं पर आएगी टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ये वाला ग्राफ है, टोटल एनर्जी का ये वाला ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ फॉर ऑल द एनर्जीज। यहां पर पूछ लिया बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट्स इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सन, ये जो इस तरह से भी बोल रखा है। अब आप बताइए बेटा किसकी काइनेटिक एनर्जी, किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता अलग अलग होगा। तो देखो बेटा जितना दूर जाएंगे आर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी घटती है, आर घटने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यही बात पढ़ी थी हमने, आर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है। तो बेटा सबसे पास कौन है, ये, फिर ये जो सबसे दूर है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, और जो सबसे पास है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बी वाला आंसर हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमसे पूछ लिया केपलर अंकल के लॉ है, केपलर अंकल के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट कि भैया सन के अगल बगल प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सन फोकस पे होता है, सेंटर पे नहीं होता। दूसरा वाला बोल दिया भैया कि एंगुलर मोमेंटम प्लेनेट का हमेशा कंजर्व होता है। पहली बात तो L1 = L2, प्लेनेट यहां रहे, एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व होगा। जब प्लेनेट बेटा दूर होगा, जब प्लेनेट क्या होगा, दूर होगा, जब प्लेनेट दूर होगा, इससे पता चला m1v1r1 तो बेटा जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तब उसकी रेडियस कम होगी, और जब उसकी वेलोसिटी कम होगी तब उसकी रेडियस ज्यादा होगी। ये वाला रिश्ता यहां पर चलने वाला है। इसके एरिया के बारे में हमने फॉर्मूला याद रखेंगे, लटूम क्या होता है, mvr/2m। इस चीज को vr/2 भी लिखा जा सकता है। गॉट इट एवरीवन, इसी चीज को vr/2 भी लिखा जा सकता है। दैट्स इट। आखिरी वाला फॉर्मूला हमारा किस चीज का हो जाएगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट, जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, जब भी आप याद रखेंगे तो T1/T2 का रेशियो, तो यहां पर हमेशा स्क्वायर आएगा, यहां पर हमेशा क्यूब आएगा। अगर आपको और सिंपल तरह से T1 पता करना है तो आप इस वाले रिश्ते को A1/A2 को पूरा 3/2 लिख सकते हैं। अगर आपको T1/T2 में से A2/A1 कुछ पता करना है तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप पूरा की पूरा मसाला इस तरफ फेंक सकते हैं जो पावर में रखा हुआ है, फिर 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से पूरा की पूरा सेशन समाप्त होता है। इतना ही था ग्रेविटेशन में। अब आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट एंड